रहा है? यस मैम, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो आज का टॉपिक है, मेरे हिसाब से हमें आईसीएल की काउंसलिंग सीखनी है। एम आई राइट? यस मैम। ओके। मेरा स्क्रीन विजिबल है एंड एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। यस मैम। सो आज का टॉपिक है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस एंड काउंसिल फॉर आईसीएल। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हम आईसीएल कोई भी पेशेंट को जब इंट्रोड्यूस करें तो उससे पहले हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए उस पेशेंट के बारे में। तो हमें पेशेंट को आईसीएल का ऑप्शन देने से पहले उसके प्राइमरी क्राइटेरिया है आईसीएल के, जो अपने पास यहाँ पे वेल डिफाइंड है। वो हमने पेशेंट के जो केस पेपर है या उसकी जो वर्कशीट है उसमें से हमें देख लेना है कि वो फुलफिल होते हैं कि नहीं। जैसे कि हमें एक्वियस डेप्थ देख लेनी है। एक्वियस डेप्थ जैसे हम सबको पता है कि इट इज फ्रॉम एंडोथेलियम टू एंटीरियर सरफेस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। तो वो हमें 2.9 या उससे ज्यादा चाहिए, 2.9 मिलीमीटर वगैरह चाहिए। दूसरा पेशेंट की एचवीआईडी हमें क्लियर कट चाहिए कि जो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का कॉर्निया माइक्रो कॉर्निया होता है। समटाइम्स इट इज लेस देन 10.7, 10.6 या 10.5 होता है। तो ऐसे केसेस में हम आईसीएल नहीं कर सकते। तो इट शुड ऑलवेज बी मोर देन 10.7। तो एक एक्वियस डेप्थ और एचवीआईडी हमें पता होनी चाहिए। और दूसरा कि हमें अमाउंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म चेक कर लेना चाहिए, ताकि जब भी हम पेशेंट को पता है तो हम खुद क्लियर हो कि ये पेशेंट को हमें टोरिक आईसीएल एडवाइस करना है कि प्लेन आईसीएल के लिए एक्सप्लेन करना है, क्योंकि दोनों की कॉस्टिंग में काफी फर्क पड़ जाता है। तो पेशेंट के साथ बात करना शुरू करने से पहले वर्कशीट देख के आपको इतनी माहिती जरूर कलेक्ट कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमेशा पेशेंट के साथ बात करने से पहले हमें क्या क्या देख लेना है। तो सबसे पहले कि पेशेंट का माइंडसेट क्या है, कि पेशेंट कहीं से बाहर से जान के आया है, उसको आईसीएल के बारे में नॉलेज है नहीं है, या पेशेंट खर्चा करने के लिए रेडी है कि उसको कोई भी हिसाब से स्पेक्टिकल फ्री लाइफ चाहिए। क्या है पेशेंट का माइंडसेट, वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड कि क्यों हम उसको आईसीएल एडवाइस कर रहे हैं, मतलब कि दूसरी जो हमारी प्रोसीजर्स है लेस्लिक या पीआर के, तो उसमें कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन का रीजन क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। थर्ड कि पेशेंट की वर्क प्रोफाइल क्या है, पेशेंट के साथ काउंसलिंग करने से पहले हमें वो पता होना चाहिए। फोर्थ क्या पता होना चाहिए कि पेशेंट अभी क्या यूज कर रहा है। पेशेंट को स्पेक्टेकल फ्री लाइफ तो चाहिए, लेकिन अभी वो स्पेक्स यूज कर रहा है, कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहा है, कुछ भी यूज नहीं करता है या कॉम्बिनेशन में यूज करता है। फिफ्थ पेशेंट का सोशल बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। और सिक्स्थ हमारे पास टूल्स होने चाहिए कि जो कि हम काउंसलिंग के वक्त यूज कर सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेशेंट के माइंडसेट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। अगर हमारे पास जो पेशेंट आता है उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये सर्जरी करानी ही है, पेशेंट बाहर से या कहीं से भी आईसीएल के बारे में सोच के पढ़ के जान के आया है कि मेरी आइज में बहुत हाई नंबर है, तो मैं लेसिक नहीं करा सकता हूँ, मुझे आईसीएल ही करानी है, तो ये पेशेंट हमारे लिए प्राइम पेशेंट है और उनको हमें बेस्ट एक्सपीरियंस देना है। कम से कम टाइम में उसका पूरा वर्कअप करा के काउंसलिंग करा के पेशेंट को गाइड करना है। दूसरे जो पेशेंट है हमारे पास, जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, कि वो पेशेंट दे आर कमिंग फॉर रिफ्रैक्शन और इंक्वायरी करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसीजर्स अवेलेबल है, कि हम लोग आईसीएल करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे पास आई लेसिक है कि नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, ये सब जानने के लिए वो लोग आते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हमें एलिजिबिलिटी उनकी बतानी है, कि हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, वो होता है तब भी हम सर्जरी करते हैं, तो इस बारे में हमें उनको रीएश्योरेंस देना है। थर्ड हमें अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि हमारे यहाँ आईसीयू में जो भी मशीन्स है, जो भी ये टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी में, वो बहुत ही एडवांस है और अच्छी कंपनी के हैं।
उसके बाद सर्जन का एक्सपीरियंस जो है वो उसके साथ शेयर करना है कि कहीं भी पेशेंट को ऐसा नहीं लगे कि ये मैं आया हूँ, एकल दोकल सर्जरी होती है, कभी कभार बीच बीच में वंस इन अ वाइल कोई सर्जन करता है, ऐसा नहीं है। पेशेंट को हमें बताना है कि दिस इज अ रूटीन सर्जरी वी आर डूइंग हियर, और हमारे सर्जन को ये सर्जरी का इतने साल का एक्सपीरियंस है या इतनी सर्जरी का एक्सपीरियंस है। तो जैसे हमने पहले भी एक बार बात करी थी कि आपके सर्जन की एक प्रोफाइल बना के भी आप रेडी कर सकते हो कि आपके सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल से ऑप्थेल्मोलॉजी के फील्ड में है। तो ये सब चीज आप रेडी रख सकते हो और उसे भी एक टूल के जैसे यूज कर सकते हो। और उसके बाद में आप अपने सेटिस्फाइड पेशेंट्स की भी बातें उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो अगर पेशेंट जानता है रिफ्रैक्शन के लिए आता है और आईसीएल के लिए इंक्वायरी, तो उनको इतना समझाना है। थर्ड जो पेशेंट है जो रिफ्रैक्शन के लिए आए हैं और उनको कोई भी आइडिया नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को हमें सिर्फ पिंच करना है और उन्हें हमें इंट्रोड्यूस करना है कि इफ दे वांट दे कैन हैव एन ऑप्शन टू लिव अ स्पेक्टेकल फ्री लाइफ। तो उनकी हमें क्या नीड है, मतलब उनका जो रीजन है चश्मा नहीं पहनने का, तो वो कौन सी जरूरियात उनकी प्रोफाइल के अनुसार हो सकती है, वो जानने की हमें कोशिश करनी है। पेशेंट को एज एन ऑप्शन हमें ये इंट्रोड्यूस करना है और अपना सक्सेस रेट उनके साथ शेयर करना है। और सक्सेस रेट के बाद उन्हें हमें टेक्नोलॉजी और सर्जन एक्सपीरियंस बताना है, जैसे कि हमें कंटिन्यू ये सेकंड ऑप्शन के जैसे करना है। तो पेशेंट का माइंडसेट पढ़ने के लिए इतनी चीजें जरूरी है। उसके बाद में हम किस वजह से उसकी आंख में आईसीएल एडवाइस करते हैं, मतलब कि दूसरी रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी कि लेसिक और पीआरके में कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, वो हमें जानना चाहिए। तो वो मेनली 4 बातें हो सकती है कि सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, क्योंकि पेशेंट को कहीं पे हाई स्फेरिकल करेक्शन होने के हिसाब से वो लेसिक के लिए नॉन एलिजिबल हो जाता है। हाई एस्टिग्मेटिज्म होने होता है तो पेशेंट को हम बता सकते हैं कि एक्यूरेसी इज मच मोर इन आईसीएल देन लेसिक। और हाइपरोपिया होता है तो हाइपरोपिया वाले पेशेंट में अगर वो एलिजिबल है आईसीएल के लिए, तो आईसीएल इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन देन लेसिक। तो एक तो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्ट एरर बहुत ज्यादा है तो हम उसे आईसीएल बता रहे हैं। दूसरा कि उसका कॉर्निया बहुत ज्यादा स्टीप है, इफ इट इज मोर देन 48 डायप्टर, तो चांसेस ऑफ फ्लैप कॉम्प्लिकेशंस आर मोर, उसमें इरेग्युलर फ्लैप कट होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत स्टीप कॉर्निया है तो हमें पेशेंट को ये बताना है कि ज्यादातर लेसिक होता है, लेकिन आपके केस में हम क्यों लेसिक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्टीव कैरेटोमेट्री। अगर पेशेंट का कॉर्निया बहुत ही ज्यादा फ्लैट है, इफ इट इज लेस देन 40 डायप्टर और 41 डायप्टर, तो चांसेस ऑफ फ्री फ्लैप बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में भी हमें आईसीएल चूज करना चाहिए। बहुत थीन कॉर्नियाज होती है यानी कि पैकीमेट्री बहुत कम होती है, तो ऐसे केसेस में रिग्रेशन के चांसेस रहने के कारण हम आईसीएल एडवाइस करते हैं। तो अभी जो आपके सामने स्लाइड है उसमें ये बताया गया है कि कौन सा रीजन है, कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जो पेशेंट को आईसीएल कराने के लिए हम बता रहे हैं। तो वो आपको अच्छे से पेशेंट को समझाना है कि क्यों आपके लिए लेसिक बराबर नहीं है, और अगर आप लेसिक कराते हो तो आपकी आंख में क्या तकलीफ होने की संभावना है, और क्यों हम उसको आईसीएल समझा रहे हैं। तो ये हमें अच्छे से ये कॉन्ट्राइंडिकेशन पेशेंट को समझाना है। उसके बाद में आती है कि पेशेंट की वर्क प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले तो हमने पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक कर ली, पेशेंट का माइंडसेट देख लिया और क्यों उसमें लेसिक नहीं होता है वो भी समझ लिया। तो उसके बाद में आता है कि हमें पेशेंट को बताना है कि उसकी लाइफ में आईसीएल कराने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन है उसके ऊपर थोड़े ऑप्शन जो मैंने बताया है कि या तो पेशेंट बैंक में, ऑफिस में या गवर्नमेंट जॉब करता है, तो ऐसे पेशेंट का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है, उनको फ्रीक्वेंटली चश्मा चेंज करना पड़ता है, चश्मे की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, हमेशा उनको 1 या 2 पेयर ज्यादा चाहिए क्योंकि उनको कंप्यूटर पे काम करना है, ऑफिस में काम करना है, घर पे आके काम करना है, तो फिर चश्मा
ज्यादा स्पेक्टेकल बनाने के कारण उनकी कॉस्ट ज्यादा रहती है और सो मेनी टाइम्स दे टेंड टू फॉरगेट दिस स्पेक्स। कभी गाड़ी में भूल जाते हैं, कभी ऑफिस में भूल जाते हैं। तो उनकी ऐसी अगर वर्क प्रोफाइल है पेशेंट की जो कि ऑफिस आवर्स इनके ज्यादा है या गवर्नमेंट जॉब है, कंप्यूटर वर्क है, तो उनको हम ऐसे समझा सकते हैं कि ये सब रीजन के हिसाब से तो उससे तो अच्छा है कि आप परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लें। सेकेंडली कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कि फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो आप हम उनको बता सकते हैं कि कॉस्मेटिक वैल्यू क्या होती है, विदाउट स्पेक्टेकल उनका फेस अपीयरेंस कैसा होता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है। तो पब्लिक में जब अपीयरेंस होता है तो आईसीएल करा लेने से उनके परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है। थर्ड जो जॉब है, तो काफी लोगों को पुलिस में, आर्मी में या नेविगेशन वगैरह जगहों में अप्लाई करना रहता है। तो इन लोगों की ऑलरेडी नीड है ही, इनको जरूरत तो है ही स्पेक्टेकल फ्री लाइफ की, लेकिन उनको कभी भी हमें गारंटी नहीं देनी है कि ये कराने से आपको एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग कि आईसीएल करने के बाद में उनको वहां पे एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, हम इतना जरूर बता सकते हैं कि आप जितना चश्मे से पढ़ सकते हैं उतना चश्मा के बिना पढ़ेंगे। फोर्थ होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं तो उनको फ्रीक्वेंटली स्टेज पे परफॉर्म करना रहता है। जैसे कि कोई एक्टर होता है, एक्ट्रेसेस होते हैं, स्टेज शो करते हैं, सिंगर होता है या डांसर होते हैं, ग्रुप डांस करते हैं। तो उन लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हो तो आपका डिस्टेंट विजन और फील्ड ऑफ विजन ये दोनों आईसीएल कराने के बाद अच्छा रहेगा। चश्मा पहनोगे तो फील्ड ऑफ विजन कम रहेगा, अपीयरेंस भी अच्छा नहीं लगेगा, कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आईसीएल आपने करा लिया तो आपको स्टेज पर बैठ के कहीं पे भी कितने दूर बैठे पब्लिक के रिएक्शंस या उनके फेसेस दिखाई देंगे, तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी कॉन्फिडेंटली। फिफ्थ है कि काफी लोगों की कैरियर स्पोर्ट्स में होती है, तो फॉर बेटर परफॉर्मेंस उन्हें ये करा लेना चाहिए। तो ऐसे वेल नोन जो भी अपने स्पोर्ट्समैन जो लोग हैं, जिन लोगों ने करा के रखा हो, उनका हमें एग्जाम्पल रेडी रखना चाहिए और उनको हम बता सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर पेशेंट की मैरिजेबल एज है तो उसमें हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहती है कि कॉस्मेटिक रीजन से पेशेंट करा सकता है। तो ये रही पेशेंट की वर्क प्रोफाइल, वो करके पेशेंट को काउंसलिंग के वक्त उसके साथ बात कर सकते हैं। उसके बाद में हमें पेशेंट को बताना है कि अभी जो पेशेंट यूज कर रहा है उससे आईसीएल क्यों बेटर है। तो जो पेशेंट सिर्फ स्पेक्टेकल पहनता है तो उसको हमें बताना है कि फील्ड ऑफ विजन ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉस्मेटिकली इट विल लुक गुड, और स्किन के जो मार्क्स पड़ जाते हैं फ्रेम के हिसाब से तो वो आईसीएल लगाने के बाद में चले जाएंगे, तो अपीयरेंस अच्छा हो जाएगा। जो लोग सिर्फ कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं तो उनको हमें कॉर्नियल वार्प्रेज के बारे में बताना है। आफ्टर सम इयर्स कॉन्टेक्ट लेंस की जो एलर्जी होती है वो बताना है, और अगर अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ तो कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, कॉर्नियल इडिमा हो सकता है, ये हम बता सकते हैं। और फिर कॉन्टेक्ट लेंस की मेंटेनेंस कॉस्ट भी हम उनको बता सकते हैं। अगर पेशेंट कॉम्बिनेशन यूज करता है कि कभी चश्मा और कभी कॉन्टेक्ट लेंस, तो उसको हम बता सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन यूज करने से अच्छा है कि आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दो। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिन लोगों ने चश्मा पहनना छोड़ दिया है और कभी कभी कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, तो हमें उनको बताना है कि ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है ताकि आप हमेशा अच्छा विजन ढूंढ लेते हो। अच्छे से देखिए, दिख रहा है सामने क्या कई लिखा है? पेशेंट ऐसे होते हैं कि कुछ भी यूज नहीं करते हैं, ना तो चश्मा पहनते हैं ना तो कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं। तो ये पेशेंट को बताना है कि अगर आप कुछ भी इसमें दिख यूज रहा है नहीं क्या करते लिखा हो तो है? आपकी दुनिया बहुत छोटी बन जाती है, डिस्टेंट विजन और फील्ड ऑफ विजन बहुत कम रहता है। तो छोटी सी दुनिया में आपको क्यों रहना है जब हमारे पास ऑप्शन है। तो हमेशा पेशेंट करंटली जो ऑप्शन यूज कर रहा है बेटर विजन के लिए, तो उसके ऊपर आईसीएल के जो एडवांटेजेस है, तो आपके सामने जो स्क्रीन है उस हिसाब से हम पेशेंट को समझा सकते हैं। तो इतना सब करने के बाद में हमें पेशेंट को आईसीएल के बारे में बताना है। तो आईसीएल के जो एडवांटेजेस है, स्पेक्टेकल फ्री लाइफ को छोड़ के वो आपको बताना है। जैसे कि फर्स्ट पीओडी पे वाव इफेक्ट होती है, एकदम अच्छा विजन आता है,
वो ड्राई आई इंड्यूस नहीं करता है, ये रिवर्सिबल प्रोसीजर है, ग्लेयर नहीं लगती है, कोई भी एब्रेजन इंड्यूस नहीं होता है, इसका मटेरियल ही ऐसा है कि जिससे हमें यूवी प्रोटेक्शन मिलता है, और ये जो है वो रिफ्रैक्टिव एरर वेरी हाई होने के बावजूद भी आपकी कंप्लीटली ट्रीट कर सकता है। और ठीक है सर, ये आपको एक आपकी जांच आंख में होगी, अगर स्ट्रिप ड्रॉप डाल कॉर्निया के है, थिन सर जांच कॉर्निया करेंगे है, आपको, फ्लैट कॉर्निया ड्रॉप है, डाल के बैठना फिर पड़ेगा भी आपके एक्स-रे लिए घंटा, अच्छा उसके बाद ऑप्शन डॉक्टर है। साहब देखेंगे। और ये इनविजिबल होता है, करवा दें यानी ड्रॉप कि साहब, अच्छा ड्रॉप कॉस्मेटिक डाल के? रिजल्ट देता है। किसी को भी, सामने वाले को कभी पता नहीं चलता है कि इसकी आंख में ऐसे में मालूम HCl नहीं पड़ता है कि डाला आपका है। तो ये जो कितना दिन चल एडवांटेजेस जाएगा। है वो पेशेंट को हमें देना है। इतना देने के बाद पेशेंट का क्वेश्चन सर आता को है दोनों कि हाथ में आपकी ड्रॉप सब डाल के बात तो बैठा दीजिए। सही है कि ICL बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे प्रोफेशन के लिए भी अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा है। तो इस पॉइंट पे आके आपको पेशेंट को बताना है कि वो जो पैसे खर्च कर रहा है वो कितना वर्थ है। तो वैल्यू फॉर हिज मनी आपको उसे समझाना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ICL जो है वो US FDA अप्रूव्ड होता है। तो अप्रूवेबल जो भी लेंथ या जो भी प्रोसीजर है उसका एक्सेप्टेंस जल्दी आता है। दूसरा, उसका मटेरियल के बारे में आप समझा सकते हो कि इट इज अ बायोकम्पेटिबल मटेरियल, यानी कि अपने शरीर के जो ऑर्गन से, अपने जो अवयव है शरीर के, उनके साथ कॉम्पीट कर सके ऐसा ये मटेरियल है, जो कि अपने शरीर का ही एक भाग बन जाता है, कभी भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। तीसरा कि ये बहुत ही सॉफ्ट एंड प्लायबल मटेरियल का है। फोर्थ कि ये पेटेंटेड मटेरियल और स्टार विजन कंपनी जो है उन लोगों ने ये डिजाइन और ये अपना मटेरियल उसका पेटेंट करवा के रखा है, ताकि दूसरी कोई भी कंपनी इसको नहीं बनाती आप है। ऐसे ही दिखा तो दीजिए सर। इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन यूनिक है। तो ये सब समझा के आप पेशेंट को उसकी वैल्यू फॉर मनी समझा सकते हो। इट इज अ कस्टमाइज्ड प्रोसीजर। पेशेंट की आंखों के मेजरमेंट को देख के वो लोग एक एक लेंस बनाते हैं, नहीं कि पूरा स्टॉक में पड़ा होता है उसी में से आ जाता है। दूसरा कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर फ्यूचर में कुछ भी तकलीफ हुई तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इसमें हम कभी भी नेचुरल शेप ऑफ कॉर्निया को बदलते नहीं है, आंखों के किसी भी पार्ट को टच नहीं करते हैं, एकोमोडेशन अपना प्रिजर्व होता है और विजन अच्छा मिलता है। तो ये सब एडवांटेजेस बता के आप पेशेंट को समझा सकते हो कि वो जो पैसे खर्च करता है वो वर्थ है और उसको उसका पूरा वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पेशेंट को बताओगे तो वो पेशेंट सोचने लगेगा कि हाँ मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद में फ्रीक्वेंटली वो जो पेशेंट पूछते हैं, जो पेशेंट लोग, वो मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश करी है। सबसे पहले पेशेंट पूछता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट है, तो उस टाइम पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें प्रॉम्प्टली बता देना है कि नो, नॉट एनी इफ इट इज डन ऑन एलिजिबल आई। पहले तो यही बताना है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से देख लेते हैं, स्किलफुल सर्जन और एक्सपीरियंस सर्जन इसे करते हैं, तो कोई भी इसकी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर पेशेंट पूछता है कि कभी भी नंबर वापिस आने के चांसेस है, मतलब कि चांसेस ऑफ रिग्रेशन, तो पेशेंट को बोलना है कि नो, कभी भी इसमें वापिस आने की चांसेस नहीं है, बिकॉज हम कॉर्निया को टच नहीं करते हैं। पेशेंट कभी पूछता है कि फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो पेशेंट को हमें अच्छे से समझाना है कि कोई भी ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अभी जो इवोल्यूशनरी EVO स्टार विजन का जो लेंसेज है उसमें सेंट्रा फ्लो है, सेंटर में होल रखा गया है। तो नई डिजाइन के बाद कोई भी तकलीफ जैसे कि कैटरेक्ट या ग्लाकोमा होने के चांसेस नहीं है। ग्लाकोमा के लिए भी चांसेस क्यों नहीं है, क्योंकि हम सर्जरी करने से पहले पेशेंट की गोनियोस्कोपी करते हैं और एंगल ओपन होते हैं तो ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पेशेंट पूछते हैं कि मान लो कि मैंने ये करवाया लेकिन मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? तो यस, ऑफ कोर्स हम हमेशा इसको रिवर्स कर सकते हैं। कोई भी स्टेज पे ICL रिमूव करना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो तेज बोलिए। पेशेंट पूछता है क्या कि अगर मुझे कैटरेक्ट हुआ भविष्य में 50 की एज पे, 55 की एज पे, तो क्या मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा? तो पेशेंट को हमें बताना है कि अभी हम ICL डालते हैं, तो जब कैटरेक्ट होगा
तो आईसीएल निकाल देंगे, उसके साथ में कैटरेक्ट निकालेंगे और नया लेंस हम इम्प्लांट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा विजन मिलेगा। तो ये सब कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद में आप लोगों को जो टूल यूज करना है आईसीएल समझाने के लिए, इसका लिस्ट आपके सामने रखा गया है। आपके पास ब्रोशर्स हो सकते हैं, आईसीएल के पिक्चर होते हैं, वीडियोस हो सकती है। आप अपने सेटिस्फाइड पेशेंट्स के जो टेस्टिमोनियल्स बनाते हो वो टेस्टिमोनियल यूज कर सकते हो, अपने सर्जन की प्रोफाइल बना के रख सकते हो, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में करा सकते हो, और इन हाउस आपके रूम में, आपकी कैबिन में या आपके वेटिंग रूम में उसका ब्रांडिंग भी करा सकते हो। तो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट आईसीएल। फिर हमें पेशेंट को ये भी बताना है कि पेशेंट क्यों आईक्यू चूज करे। हर जगह पे आईसीएल होता है, लेकिन आईक्यू में ऐसा क्या खास है? तो पेशेंट, वी हैव मेनी सेटिस्फाइड पेशेंट्स एट आईक्यू done by our surgeons. We are following very strict protocols for eligibility criteria. सिर्फ एलिजिबल होने पर ही हम करते हैं, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। काफी नॉन एलिजिबल पेशेंट को हम आज तक रिफ्यूज कर चुके हैं। Our surgeons are experienced. All services available under one roof, जैसे कि कोनियोस्कोपी, रेटिना चेकअप, सब हमारे पास एक ही जगह पे हो जाता है। और क्वालिटी सर्विस के लिए हम बता सकते हैं कि हमारे हर सेंटर NABH सर्टिफाइड है, तो हम क्वालिटी सर्विस देते हैं, कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। एंड इट इज टाइम टेस्टेड, बिकॉज हमारे खुद के सर्जन्स के और हमारे आईक्यू के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमारे पास है कि जो हमारे पेशेंट को सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये सब रीजन है जो आईक्यू की सर्विस को खास बनाता है, जो हमें पेशेंट को अच्छे से समझाना है। तो मेरी ओर से बस इतना आईसीएल काउंसलिंग के लिए। आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। सो एनी सजेशन, एनी फीडबैक और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू आईसीएल, मोस्ट वेलकम। आपकी स्लिप दी क्या आपने? अभी तक के में किसी को डाउट तो नहीं है? मौसम? नो सर, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक में? नो सर। पूछो किसी को समझ में नहीं आया हो ऐसा कुछ? उनका करवाना है, सबको सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि इट वाज वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है। क्या नाम है आपका? किसी को कहीं पे भी कुछ भी क्वेरी नहीं है इसमें? ओके, आई थिंक तो मेरे ख्याल से किसी को भी कुछ भी क्वेरी नहीं है, तो हम कॉल खत्म कर। यस मैम, आई थिंक किसी को कुछ क्वेरी नहीं है सर। गुड आफ्टरनून मैम, नम्रता फ्रॉम वडोदरा। हाँ नम्रता। मैम, जैसे आपने बताया कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर ही उनको कंफर्म बताते हैं कि आईसीएल हो सकता है। अदरवाइज हम लोगों ने, जैसे आपने बताया कि आपके पेशेंट को एलिजिबल नहीं होने की वजह से रिफ्यूज कर दिया है, तो फिर वो पेशेंट अगर पूछता है कि फिर फर्दर हम क्या ऑप्शन हमारे पास है अगर आईसीएल भी नहीं हो सकता है? तो फर्दर हम उसको रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी का ऑप्शन दे सकते हैं, अगर रेटिना सर्जन ने फिट किया है तो। और वो नंबर में हमें अगर ट्राइफोकल लेंसेज अगर मिलता है तो हम उसको वो ऑप्शन दे सकते हैं रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी का, या फिर उसको हम कॉन्टैक्ट लेंस की एडवाइस दे सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, यस मैम। तुम्हारा ध्यान ही नहीं लास्ट में है। क्यों सर? अजीब लग रहा था। अपना रेस्ट है या अब और क्लियर हो गया इसमें? सोने चांदी ऐसे कान के अंदर गड़वा। यस मैम, आई थिंक सबको समझ में आ गया। आई थिंक मैम ये अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्या लिखा हुआ है? थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू टू ऑल। अभी अच्छा है या अब और अच्छा है?
अभी ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 544 2302